नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की एक लेटेस्ट वैरायटी के बारे में। इसी के साथ हम बात करेंगे, इसमें हम पहले पानी के साथ यूरिया के साथ क्या क्या खाद डालना चाहिए उसके बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैरायटी के बारे में, GW 543, जो कि वर्ष 2025 की रिलीज वैरायटी है। अब बात कर लेते हैं इसके पोटेंशियल यील्ड के बारे में, जो कि 85 क्विंटल हेक्टेयर होती है। बाकी हम बात करते हैं सीड रेट के बारे में, जिसमें हमने मात्र 30 kg बीघा सीड रेट रखा हुआ है। इसके बाद बेसल डोज के बारे में हम यदि बात करें, जिसमें हमने NPK 14/14 कोरोमंडल का लिया है पर बीघा 30 किलो। इसी के साथ हमने सल्फर, EDTA, जिंक और पोटास को हमने खेत तैयारी के पहले ब्रॉडकास्ट करा दिया था लेबर के द्वारा। इसके बोनी की डेट के बारे में बात करें तो 20 नवंबर की इसकी बोनी है और आज करीब ये 16 से 17 दिन के आसपास हो चुकी है। और 20 दिन के आसपास इसमें हम फर्स्ट एरीगेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम यूरिया के साथ ह्यूमिक एसिड देने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं ह्यूमिक एसिड के बारे में, जिसमें फॉल्विक एसिड है, ह्यूमिक एसिड 98%। इसी के साथ 20% मात्रा इसकी पोटास की भी होती है, जो कि आपकी सॉइल हेल्थ पे काम करेगा। इसी के साथ ये मिट्टी के pH लेवल को भी मेंटेन करता है। यदि आपका pH लेवल मेंटेन होगा तो इसमें जो प्राइमरी न्यूट्रेंट है आपका DAP, यूरिया, पोटास, इनका अपटेक बढ़ जाता है। बाकी यदि आप लोगों को इसकी पोटेंशियल यील्ड चाहिए तो आपको बेसल डोज इसका बहुत तगड़ा रखना पड़ेगा। और जो भी न्यूट्रेंट, जो क्वालिटी न्यूट्रेंट होते हैं, जैसे पोटास हुआ, आपका वेंटोनाइट सल्फर हुआ, EDTA जिंक हुआ, तो जिंक को आप कोशिश करो कि आप बेसल डोज में दो, वो भी EDTA फॉर्म वाला। अब EDTA फॉर्म वाला इसलिए क्योंकि वो 100% वाटर सोल्यूबल होता है और कोई भी मिट्टी में सूटेबल होता है। चाहे मिट्टी का आपका pH लेवल 7 हो या 8 हो या 5.5 हो, सब में सूटेबल होता है। और ये अदर्स जो क्वालिटी न्यूट्रेंट होते हैं उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। बाकी जिंक का काम फुटाव पे भी काम होता है, किसी छोटे से लेके एंड तक, जब कटाई अवस्था में आ जाती है, जब तक ये जिंक आपका काम करेगा। बाकी हम बात करें लाइन से लाइन की दूरी, ये 7 इंच रखी हुई है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम पोटास के बारे में। तो पोटास को भी आपको बेसल डोज में ही देना चाहिए, क्योंकि इसका यदि 100% आपको एडवांटेज चाहिए तो आपको बेसल डोज में देना पड़ेगा, क्योंकि ये मूवेबल नहीं होता, जहाँ डलता है वहाँ फिक्स हो जाता है। और स्टार्टिंग से ये, जैसे मिट्टी में आपका सल्फर हुआ तो इसको सल्फर को सल्फेट फॉर्म में पेड़ एक्सेप्ट करते हैं, सल्फर फॉर्म में डायरेक्ट कभी नहीं लेते। तो आप कोशिश करना इसको आप बेसल डोज में देना। और बेसल डोज में दोगे तो क्या होता है, इसमें जैसे मिट्टी में जाते हैं तो मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि 15 से 20 दिन का प्रोसेस लगता है, तब उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। इसलिए कोशिश करना कि जितने भी न्यूट्रेंट हैं आप बेसल डोज में दो। यदि आप बेसल डोज में दोगे तो आपको इस पर टॉनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसका रिजल्ट भी आपको सुपीरियर देखने को मिलेगा। बाकी हम एरीगेशन के बारे में यदि बात करें तो एरीगेशन, इसमें हम 3 एरीगेशन करने वाले हैं। पहला हम 20 दिन के आसपास करने वाले हैं फ्लैट एरीगेशन। दूसरा हम 15 से 20 दिन का इसका गैप रखेंगे, उसकी बात करेंगे। थर्ड एरीगेशन हम मिनी स्प्रिंकलर्स का एरीगेशन करने वाले हैं, जो 2 से 3 घंटे की शिफ्ट इसमें हम रखने वाले हैं। बाकी हम बात कर लेते हैं हमारे क्षेत्र की मिट्टी के बारे में। तो ये 40 फीट मिट्टी है, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सुपीरियर होती है। इसमें 2 पानी या 3 पानी के बाद इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी पूरा खेत समतल है, तो समतल मिट्टी में न्यूट्रेंट वैल्यू बैलेंस होती है। बाकी वीडियो पूरा वॉच करने के लिए और एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।